कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने यश और धन खूब कमाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की। यह एक असाधारण बात थी। यह उनके जीवन का आशीर्वाद था कि 50 की उम्र में अवस्था में भी वह चुस्ती और फुर्ती युवकों से भी लज्जित कर देते थे। उनके हर काम के लिए नियत समय था। इस नियम से वह जौ भर में न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वह रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान की संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, परंतु लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती। आज उसी का 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रसोई और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जंगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रसंग खेलने की तैयारी थी। प्रसंग स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही उसके मुख्य एक्टर भी थे। इस समय वह रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों का आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आओ, तो कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारों को जरा सा दम भी न लेने। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त मुझे क्षमा कर, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया कि जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते रहते। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने में, खेलना और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़ा दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने बड़े बूढ़ों सपेरों से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने में उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि व्यक्ति के पास अच्छी जड़ी बूटी है तो उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था कि इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतना उत्सुक न थे। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इस बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना पाऊंगा और कमरे में तिल रखने का भी जगह न मिलेगा। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। इस गोविंद हरगिज न मानना, मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी इतना मिजाज करते हैं, दूसरी होती तो इस पे बिगड़ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका क्या दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है।
मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसके रंग पर रंग चढ़ाए जा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं अपनी वकालत खुद कर लूंगी। तो चलो अब छुट्टी हुई। इतना कहकर इस पर मित्रों ने ठाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लग सकता है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने जाकर महुअर बजान शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकाल कर दिखाने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक शब्द भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी की गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी ने बार बार मना कर दी थी, उन्हें गर्दन में ना डालो, दूसरे ही से दिखा दो, दूर से दिखा दो, बस जरा नाच दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ में ही सांप दिखाने के लिए कह दिया, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चुप था। एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदानियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े हैं, कहिए तो दिखा दो। कहकर उसने एक काले सांप में पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आएगी, इसके काटने का मंत्र भी नहीं। इसके दांत दिखा दो। मृणालिनी ने उसके हाथ पकड़ कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ कहा, नहीं साहब, आप आंख देखकर मानिए, आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि आदमी मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा तो वह हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश इस वक्त भूत सवार है, तो उसने तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का काना पकड़कर चलिए को कहा। कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करने के लिए दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतना जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार न देखा था कभी। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे चाहता क्या है। उसे शायद भ्रम में हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है। अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसे जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ संदेह का स्थान कहाँ? मित्र का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध में आकर पागल था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की अंगुली में जोर से काटा। वहां से भागा। कैलाश की अंगुली ने टप टप खून टपकने लगे। उसने जोर से अंगुली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज पर दरार की एक जड़ी बूटी रखी हुई, जिसे पीसकर लगा देने के घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिले में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन अंगुली की जड़ कसकर बांध गई। जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग
नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीछे जाने लगी, पर उस 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई पूछता कहता कि कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उसकी उंगली पर लेप लगाया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख दिया और बिजली का टेबल फैन ऑन कर दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत? कैलाश ने धीरे हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी की कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर के कोहराम मच गए। मृणालिनी एक और सिर पटकने लगी। माँ अलग बिछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों को ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर गर्दन में मार लेते। यह महाशय बोले, कोई मंत्र जानने वाले मिले तो संभव है अब भी जान बच जाएगी।